तैयारी के अंतिम क्षण, बहुत ज़्यादा नज़दीक एग्ज़ाम है आपका, तो लगातार तैयारी आप अपनी बढ़ाते जाइएगा और हम भी उस स्तर में चल रहे हैं कि आप पीक आवर चल रहा है, तो कोशिश करिएगा, अधिक से अधिक प्रयास करिए जिससे कि सफलता आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो और सही तरह से आप अपनी दिशा की तरफ जा सकें। तो हम लोग अगला जो टेस्ट पेपर है, अगला प्रैक्टिस सेट पेपर है, उसको हम लोग लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है। 38 क्वेश्चन है। समय का विशेष ध्यान रखिएगा परीक्षा में जब आप जाएं, तो जितना कम समय आप जीएस में, जितना कम समय आप हिंदी में लेंगे, उतना अधिक समय आपको किसमें, रीजनिंग और मैथ में मिलने वाला है, और वहीं आपका जो एक तरह से नंबर्स हैं बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। समय का मैनेजमेंट आवश्यक है। तो अगले जो अंतिम दो तीन चार दिन है, जब आप पूरे सेट पेपरों को लगाएं, कोई मॉक टेस्ट लगाएं, उसका टाइमिंग ज़रूर निकालिएगा, ठीक है। और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, तो उसकी विधि भी आप देख सकते हैं इसमें। तो अपचयन विधि द्वारा, हाइड्रोजनी विधि द्वारा, बेसमर विधि द्वारा और संपर्क विधि द्वारा। तो ये बेसिकली हाइड्रोजनी विधि द्वारा होता है। तो ये कहीं ना कहीं इस विधि से जो घी निकाला जाता है वो लाभकारी नहीं होता, बहुत अधिक नुकसानदेह होता है, पर लोग क्या करते हैं, उसका भी लोग प्रयोग करते हैं अपने लाभ के लिए, ठीक। तो हमारा इसमें उत्तर होगा हाइड्रोजनी विधि द्वारा, ठीक। अगला विषय है आपका, शरीर को प्रतिरक्षात्मक तंत्र में मुख्य भूमिका होती है। शरीर का अगर रक्षा करनी है किसी भी स्तर से, तो किसी प्रकार के बाह्य बीमारियों से, किसी से आंतरिक रूप से, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उसे रक्षा करती है? तो पहला है विटामिन, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त बिंबाणु। तो ये तीन हिस्से हैं, ब्लड के हैं, रक्त के हैं, और रक्त ही के द्वारा ही सारी चीज़ें होती हैं। खासकर बीमारियां रोकी जा सकती हैं और बीमारियां होती भी हैं उसी माध्यम से। तो इसमें प्रतिरक्षात्मक प्रणाली की बात करते हैं तो विशेष का जो WBC होती है, तो WBC का विषय ही ऐसा है, जो श्वेत रक्त कणिका हैं, जिसकी लिम्फोसाइट्स कोशिका होती है, लिम्फोसाइट कोशिका होती हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, हमारे शरीर को एक तरह से एंटीबॉडी का काम करती हैं, मतलब बॉडी की रक्षा के लिए काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं। तो हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, मानवकृत हैं, कृत्रिम हैं, लाभकारी नहीं है, नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा, परंतु बने हैं। अब किसके लिए बने हैं वो आप समझ सकते हैं। प्रतिरक्षात्मक रूप से हम लोग बनाते हैं उसको अपनी रक्षार्थ, परंतु उसका कहीं ना कहीं एक तरह से देखा दुष्परिणाम भी होता है। तो यहाँ पर जो बनाने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन है एडवर्ड टेलर, सैमुअल टी कोहन, TH मैमन और डैमलर। तो एडवर्ड टेलर वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, ठीक है। आज पर्याप्त मात्रा में विशेषकर अमेरिका जैसे देश अपने बना के रखे हुए हैं, उसका अगर कभी भी कोई प्रयोग किया गया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। तो ये सोचनीय विषय है। अगला आपका प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो WTO का विषय है, विश्व व्यापार का विषय आता है। तो कहीं ना कहीं अब इस संस्था को संचालित करने के लिए कोई ना कोई महानिदेशक होता है। तो महानिदेशक देखें, इसमें ऑप्शन ए है पीटर सदरलैंड, माइक मूर, पास्कल लामी, नगोजी ओकोंजो इवेला। तो वर्तमान में अगर देखें 2021 से नगोजी ओकोंजो इवेला इस WTO की कौन है, महानिदेशक हैं। अफ्रीका की हैं ये, और प्रथम महिला हैं वहाँ की। तो WTO की महानिदेशक हैं ये, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ज़्यादा वस्तुओं का आयात कहाँ से करता है? माने भारत सबसे ज़्यादा वस्तुओं का आयात कहाँ से करता है? तो वो आयात निर्यात का विषय जब आता है, तो निर्यात कहाँ करता है वो शायद मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्यात करता है। पर आयात सर्वाधिक कहाँ से करता है? तो वो करता है चीन से, ठीक है ना। तो अभी हम मेड इन चाइना जो वस्तुएं हैं उनका आयात अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं। कारण क्या है? हो सकता है वो जो है उनकी मूल्य जो है अपने यहाँ की अपेक्षा कम होता है, या वैश्विक स्तर पर उसका मूल्य कम होता है। तो
तो कहीं ना कहीं इसलिए हम मेड इन चाइना खरीदते हैं। अगर ऐसा हम भारत में कर पाए तो हो सकता है हम भी एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर दें, और ऐसी स्थिति आगे बन रही है। अगला क्वेश्चन है अपना, छठी आर्थिक गणना 2014 के अनुसार उद्यम संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो अर्थात उद्यमिता में लगे हुए लोगों की संख्या का आधार यहाँ पूछा गया है। तो इसमें हम देखेंगे तो हम लोग चौथे नंबर पे, तीसरे पे, दूसरे पे, प्रथम पे, कौन से नंबर पे? तो उत्तर है हमारा पहले नंबर पे हम आते हैं उद्यम संख्या की दृष्टि से। अगर देखते हैं तो उद्यम संख्या की दृष्टि देखें तो हम प्रथम स्थान पर आते हैं। ठीक। अगला है फ्लाई ऐश, एक प्रदूषण दहन उत्पाद है जो किसके जलाने से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम, मीथेन गैस, यूरेनियम और कोल गैस। कोल माने पत्थर का जो कोयला होता है, पत्थर से निकाला जाता है। तो किसके दहन से ये फ्लाई ऐश मिलता है, किससे निकलता है? तो पेट्रोलियम और मीथेन, यूरेनियम से नहीं तो निकलता, पर ये कोल गैस से निकलता है। किससे होता है? कोल से, यानी पत्थर का जो कोयला है उसके माध्यम से क्या होता है, ये फ्लाई ऐश नामक जो प्रदूषक है वो निकलता है। ठीक। अगला प्रश्न है, राजाजी बाघ अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? ये एक बाघ अभयारण्य है और विशेषकर देखा जाए तो भारत में बाघों के संरक्षण की बड़ी व्यवस्था की गई है। उसमें हर प्रदेश में कोई ना कोई बाघ अभयारण्य है। तो ये भी एक बाघ अभयारण्य है जो महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किसी में से एक में है। तो मैं आपको बताऊं ये विशेषकर किस में है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है। तो ये उत्तराखंड का बाघ अभयारण्य है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये बाघ अभयारण्य कहाँ का? उत्तराखंड का है। ठीक। जिम कॉर्बेट वहाँ का पहला है, वहाँ भी बाघों का संरक्षण होता है। तो राजाजी वाला है जो विशेषकर इसके लिए है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? दक्षिण भारत की बहुत बड़ी परियोजना है ये। तो ये पेरियार नदी, भागीरथी नदी, मालप्रभा और गोदावरी। तो इडुक्की जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो पेरियार नदी पर है। ठीक। तो भारत में बहुत सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना है जिनका कई उद्देश्यों से उनका निर्माण किया गया है। तो उन सारी परियोजनाएं कौन कौन सी नदियों पर आप थोड़ा सा एक बार लिस्टेड कर लेंगे तो 10-20 ऐसी परियोजनाएं जो परीक्षा में लौट लौट कर वापस आती हैं। तो आप इस पर कोशिश करिए, उनको लिस्टेड करके एक बार देख के अवश्य जाइएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न बनता है आपका कि हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? जैसा कि आप जानते हैं, हम तुम भी, हमारे मन में भी होता है बचपन में, ये हमारा एक एम या गोल तो हम नहीं कह सकते, पर कभी कभी मन में होता है कि हम ये बने। पर बाद में क्या बनते हैं वो बाद का विषय है। पर तो स्टार्टिंग में हमारे मन में होता है कि मैं एक्टर बनूं, मैं डायरेक्टर बनूं, मैं कलाकार बनूं, या मैं क्रिकेटर बनूं। जो भी मन में आता है वो होता है। ठीक है। पर हिटलर भी कुछ सोचता था कि मैं भी कुछ बनूंगा। तो ऑप्शन इसमें दिए हैं, कुशल सेनानायक, मूर्तिकार, चित्रकार और खिलाड़ी। तो क्या लगता है आपको? कुशल सेनानायक नहीं, वो चित्रकार बनना चाहता था। वो चित्रकार बनना चाहता था, न कि सेनानायक। और बना कौन? बहुत बड़ा सेनानायक बना। ठीक। अगला है, भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का डिवीजन की बात करें, नई दिल्ली, प्रयागराज, हाजीपुर और गोरखपुर। तो उत्तर और पूर्व के बीच का हिस्सा माने उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में आप अगर गौर करेंगे मैप में भी तो कौन सा स्थान आता है तो वो गौर कर सकते हैं। तो नई दिल्ली, प्रयागराज, हाजीपुर और गोरखपुर। तो कहीं ना कहीं गोरखपुर की तरफ चलते हैं, तो गोरखपुर इसका उत्तर होगा। ठीक है। गोरखपुर ही क्या है, उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का, रेलवे जोन का मुख्यालय माना जाता है गोरखपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तरी कोरिया की मुद्रा क्या है? एन, वॉन, रुपया और रियाल। तो उत्तरी कोरियन वॉन जो है वहाँ की मुद्रा होती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि उत्तरी कोरियन जो वॉन है, जो वॉन वहाँ की मुद्रा है। ठीक। और उत्तरी कोरिया का तानाशाह कौन है वो भी आप ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा तानाशाही करता रहता है, अपने बयानों के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहता है और कार्य के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? अब उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला है, बड़ा प्रसिद्ध है, और वहाँ का जो नृत्य है वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो उसमें ऑप्शन में क्या, धोबिया, घूमर, भावई और कालबेलिया। तो घूमर कालबेलिया की बात करते हो तो राजस्थान से है। ठीक है। अब धोबिया की बात करें, धोबिया गाजीपुर का है।
ठीक। तो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए नृत्यों के जो प्रमुख नृत्य हैं उनको आप देखकर अवश्य जाइएगा। अगला है पाली का प्रयोग, जो पाली भाषा का प्रयोग किस धर्म के ग्रंथों में होता है? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और वैदिक धर्म। तो पाली भाषा की बात करें तो तुम्हें पता है प्राचीन काल का स्थिति है, तो उसमें बौद्ध धर्म में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, ठीक है, पाली का। और प्राकृत का जैन, और पाली का किस में है? बौद्ध। और सिख का तो आप जानते, सिख और वैदिक, ये तो वैदिक में संस्कृत का, और सिख तो बाद का विषय है, तो पंजाबी का प्रयोग उसमें होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? उसका उत्तर हुआ आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला ग्लोब किसने बनाया था? तो दुनिया का पहला ग्लोब बनाने वाला व्यक्ति, वैसे तो अगर देखा जाए तो कई लोगों ने प्रयास किया, परंतु संभावित अच्छा ग्लोब कोई नहीं बना पाया। तो इसमें मार्टिन वेहम, कोपरनिकस, मार्टिन लूथर और न्यूटन के नाम के अंदर मार्टिन वेहम जो नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था? तो ये जो दुनिया का ग्लोब बनाया, और ग्लोब बनाकर उसको नाम दिया, क्या दिया? धरती का शेप, ठीक है। उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से उन्होंने बनाई, तो उसका नामकरण भी उन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, AK-47 राइफल को किसने डिजाइन किया था? बड़ी प्रभावशाली राइफल है ये। कहते हैं कि अगर इसको पानी में भी डाल दो ना, और सालों तक पड़ी रहने दो, और उसके बाद निकाल के डायरेक्ट फायर कर दो, तो कहते हैं आप वो जैसा फायर करेगी, जैसा वो पहले दिन आपने डाली थी उस दिन फायर कर रही थी वैसे ही। तो ये सबसे प्रभावशाली राइफल में मानी जाती थी। तो ये रूस के थे। असाल्ट कास्को की बात आती है तो कुल मिलाकर उनका नाम कुछ था। तो इसमें ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, हर्वर्थ स्पेंसर, मिखाइल कलाशनिकोवा और जेम्स डेवर। तो मिखाइल कलाशनिकोवा ने क्या किया था? इसको डिजाइन किया था, ठीक है। और कब? सन 47 में, 1947। इसीलिए इसका नाम क्या है? AK-47, ठीक। असाल्ट कास्को के नाम से प्रसिद्ध है AK, असाल्ट कास्को, तो 47, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मई 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए नेविगेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात आती है, उसकी शॉर्ट फॉर्म इसरो है। तो आप थोड़ा सा इसको भी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। और नेविगेशन सैटेलाइट जो बनाई गई है, भारतीय इसरो जो है लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी छाप भी छोड़ चुका है। तो इन्होंने नेविगेशन के लिए प्रमुख सैटेलाइट बनाई, उनमें देखेंगे जो हाल ही में बनी है NVS-02, CMS-03, NVS-03 और GISAT-2। तो NVS-03 ये हाल 2026 में बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, हाल ही का विषय है, वो है तेलंगाना में, ठीक। तो जो कैसा है, वो तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है तेलंगाना में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करंट का प्रश्न है, अभी पुलिस का विषय है, तो आप थोड़ा सा को ध्यान रखिएगा। तो व्यक्ति थे जो है प्रशांत किशोर, मुकुल गोयल, राजीव कृष्ण और देवेंद्र सिंह। तो राजीव कृष्ण को है महानिदेशक बनाएंगे, DGP ऑफ उत्तर प्रदेश, राजीव कृष्ण, ठीक। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कहीं ना कहीं एक दार्शनिक पुस्तक मानी जाती है। तो लेखक हैं कार्ल मार्क्स, लेनिन, हिटलर और रूसो। तो इसमें से लेखक हैं कौन? इसके हैं विशेषकर इन्होंने दास प्रथा से संबंधित विषय भी दिया है, वो है कार्ल मार्क्स, उस पर आधारित ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत की मुख्य भूमि में 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यानी कोई भी हमारा भारत का राज्य है जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण से किससे घिरा हुआ? किसी एक बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वो कौन सा है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो आप गौर करेंगे तो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है ना। अगला है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहते हैं भारत का
एकमात्र केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। ठीक है, तो उसकी भी पत्रिका एक चलती है, उसका नाम है, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं ऑप्शन के हिसाब से, आजकल, गवेषणा, गगनाचल और भाषा। तो इसमें से जो पत्रिका है वो है गवेषणा। ठीक, तो गवेषणा क्या है, एक आगरा की जो हिंदी संस्थान है उसकी पत्रिका जो उसके माध्यम से निकाली जाती है वो है। अगला है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि भारत कहते हैं अंग्रेज जब आए तब नौसेना का उद्भव हुआ, या हम कह सकते हैं नौ परिवहन की शुरुआत अंग्रेजों के टाइम से हुई, ऐसा नहीं है। भारत में नौ परिवहन अत्यधिक मात्रा में चला करता था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण चोल वंश है। अगर चोलों की बात करेंगे तो उन्होंने श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि और अन्य देशों में भी जाकर क्या नौसेना के माध्यम से अधिकार करने का काम किया था। ठीक है, तो ये चोलों की यहाँ बात करेंगे तो सबसे अधिक विकसित थी तो परांतक, राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो राजराजा फर्स्ट के समय पे राजराजा चोल जो थे उनके समय सर्वाधिक इसका विकास हुआ। उसके बाद अगर बात करूँ उनके पुत्र राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र चोल थे, उनके समय भी उसका विकास बहुत अधिक मात्रा में हुआ। तो हमारा इसमें उत्तर होगा तो वो हुआ आपका कौन सा, राजराजा फर्स्ट। जो राजराजा चोल थे इनके समय चोल वंश काफी विस्तार भी हुआ और नौसेना का भी विस्तार अत्यधिक मात्रा में हुआ। अगला प्रश्न है आपका मिलान से जुड़ा हुआ है। देश है और स्टॉक एक्सचेंज है, माने कोई भी देश और उसका कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां से किसी भी स्टॉक का लेन देन होता है। तो यहाँ पर जापान, सिंगापुर, यूके और यूएसए, निक्की, सकॉम्प, एफटीएसआई और नेस्डेक, इन्होंने कहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है सही। माने जापान का निक्की है, सिंगापुर का सकॉम्प शायद नहीं है, यूके का ये है और यूएसए का ये है, तो यानी सिंगापुर का नहीं है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज है। तो आंसर क्या होगा, 2। तो इसमें ऑप्शन दिए कूट में आपको केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 और 2 और 3। तो हमारा उत्तर होगा केवल 2। ठीक, गौर करिएगा। अगला प्रश्न है, कोची बंदरगाह स्थित है। अब कोची बंदरगाह है, अब कोची बंदरगाह की बात करें कुछ इस प्रकार से रहता है। तो एक कोची है, तो कोची बंदरगाह है। अब कोची बंदरगाह है तो ये कौन से क्षेत्र में है, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। तो कोंकण तट ये हो गया, तो इसके बाद कौन सा तट होता है, ये मालाबार तट है। ठीक, तो आंसर हमारा क्या होगा, कोची बंदरगाह कहाँ है, मालाबार तट पे है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? अर्थात जो नृत्य है ऐसा लगता है कि वो युद्ध हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन है कथकली, मेघालय का बंबू नृत्य, मयूरभंज का छाऊ नृत्य और पंजाब का भंगड़ा। तो इसमें उत्तर होगा मेघालय का बंबू नृत्य, जो कि एक प्रकार से युद्ध नृत्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या कहते हैं? तो लेंस की शक्ति की इकाई बोलते हैं वॉट, डायोप्टर, ऑप्टर और मीटर। तो लेंस की शक्ति की इकाई है वो है डायोप्टर एसआई पद्धति में। ठीक है, अगला है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब, आयतन पर, तापमान पर, मोलों की संख्या पर इसमें देखें तापमान का प्रभाव होता है और मोलों की संख्या पर निर्भर करती है मूल रूप से। ठीक है, तो हमारा उसमें उत्तर होना चाहिए मोलों की संख्या पर। ठीक, नेक्स्ट, अगला है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? मतलब अर्थात केसर किससे प्राप्त होता है? तो केसर किससे प्राप्त हो, उसमें देखेंगे पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल और भत्तिकाग्र। तो जो जिससे केसर प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका, जिससे केसर मिलता है तो वो है वर्तिकाग्र कहते हैं उसको, जिससे केसर प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगला है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो ब्लैक पर्ल एक नाम है जो गोल्फ, स्नूकर, फुटबॉल और घुड़दौड़ संबंधित है। किससे है? ब्लैक पर्ल फुटबॉल संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट, सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है? आजकल सीएफएल का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, केमिकल फ्लोरोसेंट लैंप,
कॉन्डेंस्ड फ्लोरेंस लैंप। तो ये CFL की फुल फॉर्म के तौर पे देखें, अगर आप फुल फॉर्म जानने का प्रयास करते हैं तो CFL की फुल फॉर्म यहाँ पे है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक, नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया? अर्थात भारत का राष्ट्रपति है, उस पर महाभियोग किस प्रक्रिया के माध्यम से और किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, प्रश्न में ये है। तो आर्टिकल 51, आर्टिकल 61, आर्टिकल 54, आर्टिकल 63। तो कौन सा है वो भारत महाभियोग प्रक्रिया वाला? किस पर? राष्ट्रपति पर। तो वो होगा आपका अनुच्छेद 61, जिसके माध्यम से क्या होता है, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, वो आप समझ सकते हैं इसमें। यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु कम हो तो स्थिति क्या कहलाती है? अर्थात पैसा बहुत ज़्यादा है, वस्तु कम है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया अविस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी, गतिरोध या गतिहीनता। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति, अर्थात मुद्रा की वैल्यू खत्म। तो मुद्रा ज़्यादा होगी तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है, तो मुद्रा की वैल्यू खत्म, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस स्थिति में इसका उत्तर होना चाहिए क्या हो? मुद्रास्फीति। ठीक, नेक्स्ट, वी आकार की घाटी। वी आकारी घाटी किससे बनती है? तो वी आकारी घाटी बनती है हवा, भूमिगत जल, नदी और हिमनद। वी आकारी घाटी नदियां बनाती हैं। ठीक, नदियों से ही वी आकारी घाटियां बनती हैं। अगला प्रश्न है आपका, रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है। मिश्र धातुएं कुछ ही हैं और परीक्षा में बहुत आती हैं लौट लौट कर, तो आप ध्यान रखिएगा। तांबा व चांदी का, तांबा व एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम और जस्ते का, तांबा व सोने का। तो किसका होगा? तांबा और एल्यूमिनियम, रोल्ड गोल्ड। ठीक है, अगला है स्परजलिस का उपयोग किसके बनाने में होता है? अल्कोहल, डबल ब्रेड, पनीर और विटामिन बी। तो एस्परजलिस है, उसका प्रयोग बेसिकली जो करते हैं वो अल्कोहल बनाने में प्रयोग करते हैं। वैसे तो कभी कभार उसका पनीर में भी प्रयोग कर लिया जा सकता है, परंतु विशेष प्रकार का पनीर होता है, परंतु अधिकांशतः अल्कोहल में ही प्रयोग उसका करते हैं। अगला है, अंतिम प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? क्योंकि 2027 जनगणना हो रही है, अभी भी चल रही है, लगातार होने वाली है और चल रही है वैसे। तो सबसे पहले किसके समय हुई? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लेटिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपेन। तो कहते हैं 1772 में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी लगभग। तो वो किसके समय शुरू हुई थी? तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के समय ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो 1872 सॉरी मैंने 1872 से 1881 में प्रारंभ हुई नियमित रूप से, 1872 में शुरू हुई थी। स्टार्टिंग पहली बार हुई वो अनियमित थी, उसके बाद नियमित शुरू हुआ 1881 से। ठीक है, उसके बाद 10 साल के अंतराल में ये होता आया है। कुछ विशेष परिस्थिति बीच में रही जिस कारण वो क्या हुई, एक आध दो जनगणना सही तरह से नहीं हो पाई, जैसे अभी हुआ। ठीक, तो प्रत्येक 2011 के बाद अब हो रही है, तो अंतराल ज़्यादा हो गया अब। ठीक, तो अब हमारे 38 क्वेश्चन यहाँ पूर्ण होते हैं, तो आप भी कोशिश करिएगा 38 क्वेश्चन के साथ साथ आप एक क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन पढ़ो, तो 380 क्वेश्चन एक दिन में लगाओ। ठीक है, जितना अधिक अभ्यास करो उतना अधिक अच्छा होगा, और मैं चाहता हूँ भविष्य आपका अच्छा हो और उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हुए ये आपका प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।